बहुत अच्छे तरीके से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप विलियन चैप्टर के नोट्स भी साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है इस प्यारे से शानदार जानदार क्लास में। सभी प्यारे बच्चों गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। ओहो हो, क्या कमेंट आ रहे हैं सर, पहले से ही भाई आप लोगों ने पहले से ही पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया है। आंसर 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 सर, इसका आंसर ये है, थर्ड का आंसर ये है, फोर्थ का आंसर ये है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, सभी बच्चे नहीं करते। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे करें, अपने आप से करें कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करोगे, जितना कैलकुलेशन करोगे उतना फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी प्यारे बच्चों। हम आपको मेथड बता सकते हैं, कैसे कौन सा सवाल होता है ये बता सकते हैं, मगर आपको ये नहीं बता सकते कि सर कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना भी नहीं बता सकते। लंबा सिलेबस होता है, एक बड़ा सा सिलेबस होता है, उस सिलेबस को आपको कवर करके भी देना होता है प्यारे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले आप उन दोस्तों को मैसेज कर दें, कॉल कर दें, टेलीग्राम कर दें कि सर क्लास चालू हो चुका है और विशाल सर क्लास के अंदर आ चुके हैं, जल्दी जल्दी क्लास के अंदर आ जाओ। क्या कहते हो, क्या कहते हो? पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे, आइडियल सॉल्यूशन के, पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब सर जो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं और ऋणात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं, उनके आपने ग्राफ बताए थे और उनसे संबंधित कुछ सवाल बताए थे। और यह भी कहा था कि इसमें से जो कुछ सवाल हैं जहां पर चीनी शर्करा की बात की थी, इस सवालों को आप हमें वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में पढ़ाएंगे। कहां पढ़ाएंगे? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में फिर आपसे सवाल की बात करूंगा, चर्चा करूंगा। उससे पहले बात करते हैं क्या आज पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। आज पढ़ने वाले हैं स्थिर क्वाथी विलयन और अणुसंख्य गुणधर्म की बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम देखेंगे कल के जो क्वेश्चन हमने दिए थे सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के, जो आपको आंसर निकालने के लिए दिए थे, कैलकुलेट करने के लिए दिए थे, उनके आंसर आ जाओ मैच कर लेते हैं। तो क्लास का शुभारंभ कर दिया जाए। क्या बोलती बच्चा वाड़ी? शुभारंभ कर दिया जाए। सेकंड चैप्टर के नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। फर्स्ट चैप्टर का नोट्स आपको टाइम से मिल गया ना, थोड़ा सा लेट लपेट हो गया फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का आपको वेल टाइम मिलेगा। अब वेल टाइम आपको नोट्स पहुंच जाएंगे, ठीक है? ओके, आ जाओ। तो बात करने वाले हैं सर कल के सेकंड नंबर का क्या आंसर आ रहा है। अगर आप हमसे चर्चा कर लेते तो हमको बहुत अच्छा लगता। कल के जो आंसर हैं उनके आंसर क्या आ रहे हैं, कल का जो आपको मैंने आंसर निकालने के लिए दिया था क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले था हेप्टेन और ऑक्टेन वाले का क्या आंसर आ रहा है। ओ भैया जबरदस्त 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 जबरदस्त, सही निकाला है। जो सर मिश्रण का जो कुल वाष्प दाब आ रहा है वो 73 पॉइंट समथिंग आ रहा है। किसी का आ रहा है? हाँ हाँ भाई 73.08, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, 73.08 mmHg आ रहा है। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, यही आपका आंसर आ रहा है 73.08 mmHg। एक बच्ची जो है मैं देखता हूँ लगभग क्लास के अंदर, मैं सबका कहते हुआ पर्सनल सर इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, एक बच्ची है जो जिसका मतलब वेल टाइम वेल मेंटेन रहती है, चाहे सवाल पूछने में हो चाहे उसका आंसर निकालने में हो, और बहुत अच्छे तरीके से क्लास को ज्वाइन भी करती है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे इसी तरह से बने, जो आपको दिया जाता है उस पर फोकस करें, जो आपको पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करें। हाँ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे कल कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा मुझे याद हो तो थोड़ा, शायद मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, शायद मैं आपको हेनरी का नियम जब पढ़ा रहा था तो वहां एक बच्ची ने शायद कमेंट पूछा था, शायद यही बच्ची थी, उसने पूछा था सर एक जब अगर ताप और दाब समान कर दिए जाए तब उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा उस बच्ची ने कुछ पूछा था। तो ताप और दाब प्यारे बच्चों समान कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर स्थिर है, सिंपल सी बात है। ताप समान हो गया मतलब टेम्परेचर स्थिर है, उतना रोक दिया, तो जो दाब होगा उस दाब की वजह से ही चाय भी डिसाइड होगा, विलेयता डिसाइड होगी। तो वहां पर ताप और दाब समान हो जाए तो कंडीशन अलग की है, ठीक है? दाब फिर वहां मायने रखता है, ताप तो स्थिर हो गया है तो ताप को वहां स्थिर ही रखना है, ठीक है? आओ इसका आंसर मैच कर लिया, 73.08 mmHg आ रहा है। अगले सवाल में आ जाते हैं। 16 ग्राम जल में 2 ग्राम सुक्रोज वाला, अगर मैंने कहा था याद करो 2 ग्राम सुक्रोज वाला सवाल था, तो यहां पर जो पीएस मैंने आपको काउंट करने के लिए दिया था, पीएस क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, क्या आ रहा है पीएस? तो मैं बात करूंगा पीएस जो आ रहा है प्यारे बच्चों वो आ रहा है 755 लगभग में आप निकाले होगे तो 754 दशमलव कुछ आया होगा, ठीक है? आप निकाले होगे तो आएगा 754.68 ऐसे आया होगा, ठीक है? तो इसी को मैंने ये लिख दिया, क्या गलत लिख दिया क्या आपने? हाँ हाँ भाई यही आप निकाल रहे हो कि सर 754.68 आ रहा है, मगर आप लगभग में इसका आंसर निकालेंगे तो पीएस बराबर 755 mm आ जाएगा, जो आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। एकदम सही जवाब क्या आएगा, क्या जाएगा सर? सही जवाब आ जाएगा हमारा 755, क्या जाएगा 755 mm, ठीक है? क्लियर? अरे आसान है, 6 हटाओगे तो 55 हो ही जाएगा, एक इधर बढ़ ही जाएगा तो 55 हो जाएगा, 755 mm आ रहा है, ठीक है? अगले सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल है 300 केल्विन पर किसी शुद्ध द्रव ए बराबर, वो थोड़ा सा टफ था, याद करो कल ये बात की थी तो थोड़ा सा टफ लग रहा था, ये वही टफ वाले की बात कर रहा हूं ना, थोड़ा सा ये टफ लग रहा था, ऐसा लग रहा था सर कहां से दे दिया इसको, ठीक है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर प्यारे बच्चों जो आ रहा है, क्या निकालना था इसका? हाँ चाहिए निकालना था, तो इसका जो चाहिए आ रहा है वो प्यारे बच्चों आ रहा है 0.601,
0.6 किसी ने निकाला होगा, तो 0.601 इज द राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? 0.601 इज द राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या होगा? चाहिए बराबर क्या होगा? 0.601। सिर्फ कैलकुलेट ही करना था। बहुत सही, जबरदस्त जबरदस्त निकाला है आप लोगों ने। सही है, बहुत सही, गुड, मजा आ गई मजा आ गई मजा आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो चाहिए बराबर आ रहा है 0.601। ठीक है, ओके, आगे की चर्चा कीजिए। आप क्या कहते हो? आगे की चर्चा आप की जाए, अगर बोलो तो आगे की चर्चा की जाए। इससे पहले आप थोड़ा सा क्या कहते हो? देख लो एक बार, मिला लो तीनों सवाल। चले, क्या हेडिंग पड़ी है सर? हेडिंग पड़ी है स्थिर क्वाथी-विलियन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। जब आप आपकी बिहार बुक मतलब भारती भवन की बात करोगे तो भारती भवन में ये हिंदी में भी एजियोट्रॉपिक लिखा है और इंग्लिश में भी एजियोट्रॉपिक लिखा है। तो मैंने शुद्ध हिंदी बता दी इसकी। जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होता है उसको हिंदी में कहते हैं स्थिर क्वाथी-विलियन। क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी-विलियन। क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी-विलियन कहते हैं। क्या होते हैं ये, इनकी चर्चा ये करते हैं। देखो, ऐसे द्रवों के, देखो ऐसे कहते हो, निश्चित ताप पर ऐसे द्रवों के मिश्रण क्या बोला मैंने? निश्चित ताप पर ऐसे द्रवों के मिश्रण जिनका द्रव एवं कहां, देखो क्या लिखा है? निश्चित ताप पर ऐसे द्रवों का मिश्रण। ये लिक्विड का मिश्रण ही होता है, मतलब एक प्रकार का लिक्विड सॉल्यूशन ही होता है। तो मैंने कहा ऐसे द्रवों का मिश्रण जिनका द्रव एवं वाष्प प्रावस्थाओं में मान समान होता है और ये एक निश्चित ताप पर ही उबलते हैं निश्चित ताप पर ही उबलते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? उबलते हैं। बात समझ में आई क्या मैंने बोला? कि सर ये द्रवों के मिश्रण होते हैं, मगर द्रवों के मिश्रण होते हैं तो इनका चाहे द्रव की प्रवस्था में देखो और चाहे वाष्प की प्रवस्था में देखो, दोनों में ही क्या मान क्या होता है? समान होता है। या आप कह सकते हो जिनका द्रव एवं वाष्प प्रवस्थाओं में संघटन समान होता है। ये भी आप बोल सकते हो जिनका वाष्प प्रवस्थाओं में संघटन मान, जहां पर अगर आपको लगता है संघटन लिखना चाहिए तो आप संघटन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। में संघटन समान होता है। क्या? संगठन, मतलब जिससे, संगठन का मतलब क्या? अरे भैया याद करो, पीछे पढ़ा था। संगठन का मतलब चाहिए और चाइबी की ही बात कर रहा हूं। तो अगर द्रव प्रवस्था में होंगे तो चाहिए और चाइबी होंगे, अगर वाष्प प्रवस्था में होंगे तो वाये और वाइबी होंगे। तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो द्रव के मिश्रण होते हैं, जो लिक्विड के जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो, अगर इन सॉल्यूशन की बात करें तो इनके चाहिए और चाइबी मतलब द्रव प्रवस्था में जो इनके संगठन है, और वाये और वाइबी जो वाष्प प्रवस्थाओं में इनके संगठन है, दोनों के मान एकदम वेल मेंटेन समान रहेंगे, बदलने वाले नहीं है प्यारे बच्चों। और ऐसे द्रव जो होते हैं वो निश्चित ताप पर उबलते हैं, एक निश्चित एक फिक्स टेम्परेचर होता है, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी पर ये उबलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक होता है। अब उबलना है तो क्वथनांक होगा, तो एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट पर ही, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर ही उबलते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर क्या कहलाते हैं? तो आप कहोगे सर स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो आप कहोगे सर स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। क्या याद हो गया सभी को? क्या मैंने क्या कहा आपने समझ में आ गया कि सर ये द्रव के मिश्रण होते हैं, इनका चाहे द्रव प्रवस्था में देखो चाहे वाष्प प्रवस्था में देखो संगठन समान होता है। तो द्रव प्रवस्था में संगठन मतलब चाहिए और चाइबी, और वाष्प प्रवस्था में संगठन मतलब वाये और वाइबी समान होता है। मतलब जो चाहिए आएगा वही वाये आएगा, जो चाइबी आएगा वही वाइबी आएगा। ठीक है, संगठन समान आता है। और ऐसे विलयन जो होते हैं वो एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर एक निश्चित ताप पर ही उबलते हैं। उबलना का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबलते हैं। तो ऐसे विलयन स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। एक पॉइंट लिख लो नोट करके, बात लिख लेंगे उसको। ये दो प्रकार के होते हैं,
या पहले पॉइंट ही लिख देते हैं, आज अच्छा पॉइंट ही लिखते हैं, फिक्स पॉइंट। क्या होता है फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हो सर? नोट करके एक लाइन लिख लो, क्या? इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा, इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब आप जानते हो सर, ये आपने मुझे फर्स्ट क्लास में समझाया था कि जो विलयन बनते हैं, जो सॉल्यूशन बनते हैं, उनमें जो आपने अवयव यूज किए हैं, जो आपने उसमें द्रव द्रव डाले हैं या ठोस ठोस डाले हैं या ठोस द्रव डाले हैं, कुछ भी डाला हो, अगर आपने उसको मिक्स करके एक समांगी मिश्रण तैयार कर लिया, आपने एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर लिया, आपने विलयन तैयार कर लिया, तो फिर उन्हें किसी भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। तो वही इन्होंने बात बोली है कि सर यहां पर भी ऐसा है कि इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। एकदम बात एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? प्रभाजी आसवन द्वारा इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी भौतिक विधि के द्वारा आप इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगली बात, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं, आगे आज बात कर लेते हैं। सर दो प्रकार में सबसे पहला प्रकार है न्यूनतम क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला। न्यूनतम का मतलब मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट प्रदर्शित करता है, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर वाला होता है, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर तैयार होता है, या कह सकते हो मिनिमम क्वथनांक वाले जो मिश्रण होते हैं जिनका क्वथनांक कम से कम आता है। अब इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मैंने द्रव द्रव को मिला दिया तो सॉल्यूशन तैयार हुआ, तो मैंने कहा द्रव और द्रव को मिलाया, तो इनके भी एक बॉइलिंग पॉइंट होंगे। द्रव है ना, ये भी द्रव है, देखो मैंने कहा मैंने ये ए है, ये भी द्रव है, ये बी है, ये भी द्रव है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट होंगे। और जब इसको मिला दिया आपने, इन दोनों को मिला दिया, तो जो ए बी बना ये भी लिक्विड बना, तो इसका भी कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबके बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो ये कहना क्या चाहते हैं, न्यूनतम क्वथनांक मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका क्वथनांक क्या रहेगा? कम रहेगा। इन दोनों का क्वथनांक ज्यादा रहेगा, जबकि इसका क्वथनांक क्या रहेगा? कम होगा, तो न्यूनतम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो मिश्रण तैयार होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, इन दोनों के मुकाबले अगर मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है तो उसे बोल देंगे अधिकतम वाला, और अगर इन दोनों के मुकाबले मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है तो उसे न्यूनतम वाला बोल देंगे। और वही बात एग्जांपल पहले समझ लो फिर थ्योरी लिखते हैं। लिखा हुआ है जो बीपी सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन बन रहा है उसका कितना है? 351 केल्विन है, जबकि वाटर का जो है वो 353 केल्विन है, और जो एथेनॉल जो है उसका 351 केल्विन है। तो देखो 351 है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन वाले का 351 है, जो पानी से भी कम है और एथेनॉल से भी कम है। एथेनॉल से भी क्या है? कम है। तो मतलब ये पता चला कि जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों के मुकाबले कम है तो हम बोल देंगे वो न्यूनतम क्वथनांक वाला है। अगर जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका क्वथनांक दोनों के मुकाबले ज्यादा है तो हम बोल देंगे वो अधिकतम वाला है। इसी बात को आइए जरा लिख लेते हैं। क्या करते हैं? लिख लेते हैं। क्या समझ में आ गई बात? क्या? अच्छा चलो एक बार लिख लेते हैं ना, एक बार लिख लेते हैं फिर एक बार समझा देते ना। तो क्या कहा उन्होंने? न्यूनतम क्वथनांक वाला है, तो मैंने कह दिया ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक उनके किसी भी अवयव से कम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? कम होता है। अब अगर बात करें कि सर आपने कहा द्रव द्रव को मिला दिया, ठीक है, द्रव द्रव को मिला दिया, ठीक है, तो द्रव द्रव को मिलाने पर जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका क्वथनांक कम हो गया, ठीक है।
यही आपने लिखा कि ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक, मतलब ऐसे जो मिश्रण है ना जिनका क्वथनांक उनके किसी भी अवयव से कम हो, किसी भी अवयव, उसके अंदर जो दो अवयव पड़े हैं विलेय और विलायक जो पड़ा हुआ है उनके मुकाबले मिश्रण का क्वथनांक अगर कम है, यही लिखा है ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक उनके किसी भी अवयव से कम होता है क्या कहलाते हैं, न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे विलयन कौन से हैं, आदर्श विलयन है कि अनादर्श विलयन है। अगर आदर्श विलयन है तो वो हो नहीं सकते, क्योंकि आदर्श विलयन में क्या होता है, पीएस बराबर पीए प्लस का पीबी होता है, उसमें तो बराबर बराबर होता है ना, तो उसमें बढ़ने और घटने की बात ही नहीं आती। अच्छा, तो फिर अगर अनादर्श विलयन है तो अनादर्श विलयन है तो ये भी बता दीजिए अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन वाला है कि ऋणात्मक विचलन वाला है। तो आप ये लिखोगे क्या है, अवयव से कम होता है ये मिश्रण धनात्मक विचलन वाले ये मिश्रण धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं, अनादर्श विलयन होते हैं। तो याद हो गया सर, बिल्कुल याद हो गया कि जो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं, जो धनात्मक विचलन वाले आपने अनादर्श विलयन बताए थे, वो सब के सब जो विलयन होते हैं वो न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण होते हैं। तो आप दिमाग में ये चढ़ गया कि ये भी बात चढ़ गई कि जो अनादर्श विलयन आपने पढ़ाए थे उसमें जो धनात्मक विचलन वाले आपने पढ़ाए थे वो एक प्रकार के स्थिर क्वाती विलयन ही होते हैं जिनका क्वथनांक मतलब जो विलयन तैयार होता है उनका क्वथनांक उनके अवयव से क्या होता है, हमेशा कम होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जैसे एथेनॉल 95% और जल 5% ले लें, एथेनॉल 95% ले लें और जल 5% उसके अंदर मिला दें, तो जो मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण का क्वथनांक 351 केल्विन है, जबकि वाटर का 373 और एथेनॉल का 351.5 है। क्या है, 351.5 है। और देखने पर वैल्यू पता चल रही है कि जो सॉल्यूशन का क्वथनांक है वो अपने दोनों अवयवों से क्या है प्यारे बच्चों, कम दिखाई दे रहा है। तो यही होते हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण। ठीक, आगे वाली बात करते हैं, आ जाओ। अब बात आती है अधिकतम क्वथनांक वाले कौन है, तो वही बात लिख दो, ऐसे द्रवों के मिश्रण, ये भी थोड़ा सा बढ़ा के लिख दो, ऐसे द्रवों के मिश्रण जिनका क्वथनांक अपने किसी भी अवयव से अधिक होता है, अधिक होता है। वही वाली बात लिखिए, कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं लिख दी, ठीक है। लिखा ऐसे द्रवों का मिश्रण, थोड़ा सा लाइन बढ़ा दी, ऐसे द्रवों का मिश्रण जिनका क्वथनांक अपने किसी भी अवयव के क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है, अपने किसी भी अवयव से क्या हो, अधिक होता है। ये विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ये विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं, अनादर्श विलयन होते हैं, अनादर्श विलयन होते हैं। सही है, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा उसी का उल्टा लिख दिया। एग्जांपल देखो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम 22.2% ले लें और पानी हम 77.8% ले लें, जो इसका मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का जो क्वथनांक आएगा वो 393.5 आएगा। जो पानी से या HNO3 के, देखो पानी का कितना है 373, HNO3 का कितना है 359, गलत हो गया क्या, HNO3 लिख गया है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, HNO3 है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड,
22% है ना, यहाँ है, यहाँ गड़बड़ी, सही कर देते हैं इसको, रुक जाओ, HCl नहीं होगा यहाँ, HNO3 होगा, HNO3 कर लो, ठीक है, HNO3, ठीक है। तो HNO3 जो बना है, मतलब HNO3 22.2% ले लें और H2O 77.8% ले लें, तो इसका जो मिश्रण बनेगा उसका जो क्वथनांक आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 393, जबकि पानी का 373 ही होता है और HNO3 का 359 होता है। तो ये जो मिश्रण का जो क्वथनांक है वो अपने दोनों अवयवों के मुकाबले कम है, मतलब चाहे इससे तुलना कर लो और चाहे HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल से चाहे तुलना कर लो और चाहे जल के मुकाबले तुलना कर लो, दोनों के मुकाबले मिश्रण का जो क्वथनांक आया है वो ज्यादा आया है। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो यहाँ मिश्रण बना है इसका क्वथनांक अपने दोनों अवयव या अपने अवयवों के क्वथनांकों से अधिक होता है। तो हम बोलते हैं इसे धनात्मक विचलन वाले, क्या धनात्मक क्वथनांक वाले, धनात्मक विचलन वाले, कुछ भी बताओ, विचलन मत बोला, कोई यहाँ ऋणात्मक विचलन है तो आप बोल सकते हो धनात्मक क्वथनांक वाले मिश्रण होते हैं ये, मतलब जो ये मिश्रण होते हैं धनात्मक क्वथनांक वाले होते हैं, मतलब ज्यादा होता है जो मिश्रण बनता है उसका क्वथनांक क्या आता है, ज्यादा आता है। हमने बोल दिया अधिकतम या धनात्मक, कुछ भी बोल सकते हो, अधिकतम मतलब धनात्मक ही होता है ना, तो यहाँ पॉजिटिव भी बोल सकते हो ना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी बोल सकते हो और इसे वाले के नेगेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है। न्यूनतम मतलब कम हो गया, न्यूनतम मतलब सबसे कम से कम, तो कम हो गया, पॉजिटिव अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो पॉजिटिव हो गया, तो वही वाली बात यहाँ हो रही है, ठीक है। न्यूनतम मतलब कम से कम हो गया इसलिए यहाँ पर मिश्रण का क्वथनांक कम हो गया था, यहाँ पॉजिटिव का मतलब ज्यादा से ज्यादा हो गया, इसका मिश्रण का जो क्वथनांक आएगा वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा प्यारे बच्चे। कोई शक, अभी भी कोई शक है क्या, कोई शक, बड़े आओ आगे आओ। आनुषंगिक गुणधर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहां से आपको बड़ा भारी क्वेश्चन देखने को मिलता है और यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बड़ा भारी क्वेश्चन कहते हैं आनुषंगिक गुणधर्म किसे कहते हैं, विस्तृत रूप से समझाइए, ठीक। तो आनुषंगिक गुणधर्म होता क्या है, ये है क्या, सबसे बड़ी बात ये आती है, यहां से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक। तो आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं आनुषंगिक गुणधर्म होता क्या है, ठीक है। क्या होता है, देखो विलयन के ऐसे गुण, विलयन के, देखो विलयन के वे भौतिक गुण, विलयन के वे भौतिक गुण, रासायनिक गुण की बात नहीं कर रहा हूं, भौतिक गुण की बात कर रहा हूं यहां। विलयन के वे भौतिक गुण जो जो विलयन के, जो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित, उपस्थित विलेय के, विलेय के कणों, विलेय के कणों या अणुओं पर, अणुओं की संख्या बोल दो, या अणुओं की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर, संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, करते हैं आनुषंगिक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या करते, क्या कहलाते हैं, आप कहोगे सर आनुषंगिक गुणधर्म कहलाते हैं, आनुषंगिक गुणधर्म कहलाते हैं, आनुषंगिक गुणधर्म कहलाते हैं। याद हो गया होगा, ऐसे कह सकते हो सर विलयन के वे भौतिक गुण जो केवल विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं आनुषंगिक गुणधर्म कहलाते हैं। या आप थोड़ा सा डिटेल में बोल सकते हो कि सर विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, आनुषंगिक गुणधर्म कहलाते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, कहलाती हैं, कहलाते हैं, दोनों में अंतर है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, कहलाती हैं। अब ये निम्न प्रकार से, ये निम्न प्रकार के होते हैं, के होते, ये निम्न प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं बात कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। कौन कौन से प्रकार होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा प्यारे बच्चों वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन,
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। दूसरी क्या होती है? क्वथनांक का उन्नयन। क्या होती है? आप कहोगे सर क्वथनांक का उन्नयन। तीसरी क्या होती है? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। और चौथी होती है पराशरण दाब। क्या होती है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर चौथी होती है पराशरण दाब। तो चार प्रकार के होते हैं, मुख्यतः चार भागों में इनको बांटा गया है कि अगर कहें कि सर विलयन के वे भौतिक गुण केवल जो विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वे अणुशंक के गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया, आप कह सकते हो क्वथनांक का उन्नयन हो गया, हिमांक का अवनमन हो गया, पराशरण दाब हो गया। ठीक, क्लियर? ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, बात समझ में आ गई? आगे की बात की जाए, बोलो, आगे की बात की जाए तो आगे वाली बात है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। कि आखिर वेपर प्रेशर का डिप्रेशन कैसे होता है, वाष्प दाब का अवनमन होता कैसा है। अब अच्छा, अवनमन का मतलब पहले समझो, पहले इस अवनमन का मतलब समझते हैं फिर आगे की बात करते हैं ना। सबसे बड़ी बात होती है अवनमन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों। तो अवनमन का आखिर अर्थ क्या होता है, अवनमन का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों। अच्छा देखो, एक एंगल समझाता हूं। जब आप हाई स्कूल में टेंथ में रहे होगे तो आपको दो प्रकार के कोण सिखाए जाते थे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी एक चैप्टर था, वहां पर दो प्रकार के कोण सिखाए जाते थे। देखो जरा मैं बना रहा हूं। जब आपको इस कोण को बताया जाता था, ये वाला कोण, तो ये कहा जाता है अगर ये थीटा है तो इसे कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। और ये जो होता था, अगर ये वाला थीटा है तो इसे कहा जाता था अवनमन कोण। क्या कहा जाता था? अवनमन कोण कहा जाता था। इतनी बात तो आपको याद होगी, टेंथ की बात है। बोलो याद सर या नो सर, भाई बोल तो दो। ये तो बात तो आपको याद ही होगी कि सर उन्नयन कोण और अवनमन कोण दो प्रकार के कोण हुआ करते थे। सर जो नीचे से देखो दो ऐसे, जिसके लिए हमें आंख ऊपर करनी पड़ती थी, आंख ऐसे ऐसे है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देखना पड़े तो ऐसे मैं देख रहा हूं, जिसके लिए मुझे ऐसे देखना पड़े, ऊपर की ओर देखना पड़े, आंखों को ऊपर करना पड़े, वो उन्नयन है। और जिसके लिए नीचे करना पड़े वो अवनमन है। देख लो ना, यहां से नीचे देखना पड़ रहा है, यहां अगर हम हैं तो यहां से नीचे देखेंगे तो थीटा कोण बनेगा, तो ये अवनमन कोण हो गया। अगर यहां है तो यहां से ऊपर देखेंगे तो ये उन्नयन कोण हो गया। तो सर ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन और नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन। तो ऊपर की ओर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, जो नीचे की ओर होता है वो सबका सब क्या होता है? निगेटिव होता है। तो पता चला जो अवनमन होता है इसका मतलब निगेटिव होता है, जो उन्नयन होता है इसका मतलब पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ गई कि सर अगर उन्नयन में देखें तो ऊपर की ओर देखेंगे तो पॉजिटिव है, नीचे की ओर देखेंगे तो निगेटिव है। उन्नयन में ऊपर की ओर देखते हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव को बताता है। अवनमन में वो नीचे की ओर देखते हैं तो उसका एक अर्थ जो निकल के आता है, उसका जो एक कह सकते हैं एक बात समझ में आती है कि सर आखिर अवनमन का अर्थ क्या होता है। तो अवनमन का अर्थ होता है नीचे की ओर देखना, मतलब सर माइनस में देखना, माइनस मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस अवनमन क्या बताएगा सर? अवनमन ये बताएगा कि वाष्प दाब का जो अवनमन है वो कम हो, मतलब अवनमन का मतलब कम हो गया, जो वाष्प दाब है वो पहले के मुकाबले कम हो गया है, पहले के मुकाबले पहले जो क्या हो गया है? कम हो गया है। और ये बात मैं पीछे आपको समझा चुका हूं, वहीं से बातों को मैं पकड़ूंगा और आगे की ओर समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? याद कीजिए, मैं कल की क्लास में भी चर्चा कर रहा था, जब आपको सवाल लगवा रहा था, याद करो, कल की क्लास में चर्चा कर रहा था ना आपसे कि अगर मैं कोई अवाष्पशील को वाष्पशील में मिला दूं, जैसे समझो, एक फिगर समझाते हैं, आओ देखो, आज जरा फिगर समझाते हैं। देखो ये मान लो द्रव है, ये हमारा एक द्रव है, हो गया। तो इसकी क्या बनेगी? आप कहोगे सर इसकी भाप बनेगी। अगर सर इसकी भाप बनेगी तो यहां पर इसके क्या होंगे? क्या होगी? आप कहोगे सर इसकी वाष्प होगी। इसी द्रव की क्या होगी? वाष्प होगी। अच्छा, द्रव है तो इसकी भाप बनेगी जरूर, तो भाप बनेगी तो यहीं पर भाप के कण होंगे, वाष्प के कण होंगे। मतलब जो द्रव है इसकी जब भाप बनेगी तो निकल तो पाएगी नहीं, निकल पाएगी नहीं तो इसी के वाष्प होगी, इसी की वाष्प होगी, तो इसी की वाष्प जो दीवारों पर जो दाब डालेगी उसे कहते हैं वाष्प दाब। अच्छा सर,
हो गई। अगर आप इसके अंदर कोई ठोस मिला दें, मान लो, आइए जरा ठोस मिला देते हैं। अगर मान लो इसके अंदर कोई ठोस मिला दिया तो जो ठोस के कण होंगे सर वो यहां आ जाएंगे, बड़े होते हैं, मान लो ठोस के कण यहां आ जाएंगे। जब ठोस के कण आ जाएंगे तो क्या होगा सर, ये ठोस के कण जहां जहां होंगे ना वहां वहां क्या करेंगे, द्रव को वाष्प में परिवर्तित नहीं होने देंगे। बोलो क्यों? क्योंकि ये जो ठोस के कण है ना द्रव के अंदर घुलेंगे। जब ठोस के कण द्रव के कणों से मिलेंगे तो जो जितने द्रव के कणों से मिलेंगे ना वो बेचारे द्रव के कण फिर भाप नहीं बन पाएंगे। सही कह रहा हूं ना? अगर मान लो ये एक ठोस का कण 4-5 द्रवों के कणों से मिल गया, ये 4-5 द्रव के कण इसको घेर लिए, मान लो इसके ऊपर चिपक गए, तो अगर जो कण इसके ऊपर चिपक जाएंगे, मतलब जो पानी हमारे ऊपर चिपक जाएगा उसकी जो भाप बनेगी वो कम बनेगी, देर से बनेगी। तो खुले में पानी भरा होगा उसकी भाप जल्दी बनेगी, क्योंकि कुछ हमारी बॉडी भी तो उसको अब्जॉर्ब करेगी, सोखेगी ना। भैया मान लो हमारी बॉडी ठंडी है, हम गर्म पानी से नहाए तो जो गर्म गर्म पानी हमारे ऊपर पड़ेगा कुछ हमारी बॉडी भी तो उसको अब्जॉर्ब करेगी। ये ठोस के कण कुछ पानी के मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे। जब सोख लेंगे तो ये जो भाप बन रही है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मात्रा कम हो जाएगी तो आप कहोगे जो दाब लगेगा फिर वो भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही बात है, भाप बनेगी तो उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी, तो जो दाब लगेगा उसका भी मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा। सही बात है। तो मैंने कहा जब आप कोई ठोस मिला दो, ठोस का मतलब ठोस मिला दो या अवाष्पशील द्रव मिला दो, ऐसा द्रव मिला दो जिसकी भाप ना बनती हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चाहे आप ठोस मिला दो या अवाष्पशील द्रव मिला दो, दोनों कंडीशन में हो सकता है। तो ऐसा मिलाने पर क्या होता है, जो विलायक था, जो द्रव था, द्रव की जो भाप बन रही थी उसमें कमी आ गई, तो जो द्रव है हमारा उसका जो वाष्प का दाब है वो भी प्यारे बच्चों कम हो गया। सही बात है कि नहीं बात है? यस सर या नो सर बोल दो। ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम आपको समझा रहे हैं कि अगर मान लो हमारी बॉडी पे पानी चिपक जाएगा, जैसे मैं ठोस हूं, मेरी बॉडी पे पानी चिपक जाएगा, तो जो बॉडी पर मेरे पानी चिपकेगा थोड़ा मेरी बॉडी भी तो ऑब्जर्व करेगी, और जो बॉडी मेरी ऑब्जर्व कर लेगी उतना पानी का भाप बन पाएगा ना सर? नहीं बन पाएगा। जब पानी का भाप कम बनेगा तो सर यहां पर भाप के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कम होंगे, कम होंगे तो उनका पात्र की दीवारों पर दाब क्या होगा, कम होगा प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ सर, द्रव क्या है यहां, सर द्रव हमारा विलायक है, और ये विलायक की क्या है, वाष्प है। क्या है विलायक की, वाष्प है। क्या है विलायक की, वाष्प है। इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, जब किसी अवाष्पशील द्रव या ठोस को शुद्ध विलायक में कह सकते हो वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं, विलायक में क्या करते हैं, घोलते हैं या मिलाते हैं, मिलाते हैं तो क्या कहते हैं, मिलाते हैं तो विलायक के क्या हुआ, वाष्प दाब में, विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। सही है ना, कमी आ गई ना, कमी आ जाती है। सही बोला कि नहीं बोला, सही बोल रहा हूं ना, हुआ ना, कमी आ गई ना। और कमी का मतलब सर अवनमन का मतलब ही होता है माइनस, और माइनस का मतलब होता है कमी। तो हुआ ना, कमी आ गई, अवनमन हो गया ना। अच्छा माना अच्छा इसे कहते क्या, पहले लेते हैं। कमी आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं सर, अभी आपेक्षिक नहीं हुआ, वाष्प दाब में कमी हुई, तो मैंने कहा इसे वाष्प दाब, तो इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, क्लियर है ना। मैंने कोई अवाष्पशील मिला दिया, मान लो ये वाला जो है वो अवाष्पशील है, ये वाला क्या है, अवाष्पशील है। ठोस
ठोस मान लो थोड़ी देर के लिए, द्रव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी मैंने मान लिया आवासशील ठोस है, ठीक। तो मैंने कहा जब मैंने किसी आवासशील द्रव या ठोस को वाष्पशील विलायक में मिलाया तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ गई। तो अगर विलायक के वाष्प दाब में कमी आ गई तो मैंने कहा वाष्प दाब का अवनमन हो गया। वाष्प दाब में कमी है ना, तो वाष्प दाब में कमी का मतलब अवनमन। तो मैंने कहा विलायक का अवनमन हो गया, वाष्प दाब का अवनमन हो गया। अच्छा, कैसे समझाओगे आप जरा? माना ए कोई विलायक है, माना ए कोई विलायक का वाष्प दाब P नॉट ए कितना है? P नॉट ए, एवं विलयन का वाष्प दाब PS है, तब गलत तो नहीं लिखा भाई, पहले ये बता दो। माना कोई ए है, उसका विलायक का वाष्प दाब क्या है? P नॉट ए। P नॉट ए क्यों लिखा भैया? ए शुद्ध है ना, अभी तो कुछ नहीं गिनाया नहीं, तो शुद्ध जो विलायक है उसका वाष्प दाब P नॉट ए है। और जब विलय मैंने मिला दिया तो जो विलयन तैयार हुआ उसका PS है। तो जो वाष्प दाब का जो वाष्प दाब का अवनमन आएगा, वाष्प दाब का जो अवनमन आएगा प्यारे बच्चों, वो क्या आएगा? आप कहोगे, देखो पहले क्या कहोगे सर, जो शुद्ध विलायक होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, और जो विलयन तैयार होगा, जब आप मिला दोगे तो विलयन तैयार होगा, जब विलयन तैयार होगा तो उसका वाष्प दाब कम आएगा। दिखा ना, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जब मिला दोगे तो विलयन बन जाएगा, और विलयन बन जाएगा तो वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। तो जो पहले वाष्प दाब था P नॉट ए था, उसमें कमी आ जाएगी तो PS बनेगा। तो P नॉट ए माइनस का PS हो जाएगा। गलत तो नहीं लिखा? अरे भैया, जब मैंने इसको मिला दिया, विलय को मिला दिया तो विलयन तैयार हो गया ना। तो जब मिला दिया तो विलयन बना, तो जो विलयन बना ना उसका वाष्प दाब कम है, तो विलयन बनने पर वाष्प दाब कम है। विलयन जब बन गया तो वाष्प दाब कम है, और जब अकेले केवल द्रव था, शुद्ध था, उसका वाष्प दाब ज्यादा था। तो शुद्ध जो द्रव है उसका वाष्प दाब ज्यादा है, जबकि जब मैंने कोई घोल दिया, कोई विलय उसके अंदर घोल दिया, तो फिर विलायक जो वाष्प दाब है वो कम हो गया। किसका वाष्प दाब? विलायक का वाष्प दाब कम हो गया। तो जो फिर वाष्प दाब का अवनमन होगा वो क्या होगा? P नॉट ए माइनस का PS, मतलब पहले वाला वाष्प दाब जो ज्यादा था माइनस बाद वाला वाष्प दाब जो कम है। तो बाद वाला किसका है? विलयन का। पहले वाला किसका है? अकेले द्रव का। तो द्रव का वाष्प दाब ज्यादा है, और जो बाद में विलयन बना उसका वाष्प दाब कम है। तो मैंने कहा वाष्प दाब का जो अवनमन आएगा वो आएगा P नॉट ए माइनस का PS। क्या आएगा? P नॉट ए माइनस का PS। क्या यहां तक बात सही है? ठीक है, क्लियर है? ओके, अच्छा आगे बात करते हैं। एक काम करते हैं, चलते हैं अपनी बात लगाते हैं, अपना एक कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रावल के नियम, रावल का नियम। रावल का नियम क्या था? क्या था? PS बराबर P नॉट ए चाहिए प्लस P नॉट बी चाहिए बी। मगर सर क्या हुआ कि सर B क्या है? B क्या है? आवासशील। अगर ये आवासशील है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सही बात सर, अगर आवासशील है तो इसकी भाप बनेगी नहीं, भाप नहीं बनेगी तो ये 0 होगा, तो पूरा मिला के 0 हो जाएगा। अगर सर 0 हो जाएगा तो हमारा केवल जो PS है, जो हमारा PS है प्यारे बच्चों, वो आएगा PS बराबर आएगा P नॉट ए इंटू चाहिए। P नॉट ए इंटू चाहिए आएगा। बहुत ध्यान समझना। अच्छा, अगर चाहिए की जगह पर हम ये क्या करें? हम ये कर रहे हैं कि जहां चाहिए लिखा है प्यारे बच्चों, वहां पर मैं 1 माइनस का चाहिए भी रख दूं। होता है ना भैया, चाहिए प्लस का चाहिए भी बराबर 1 होता है, तो मैंने कहा चाहिए बराबर 1 माइनस का चाहिए भी रख दे। अच्छा, तो क्या होगा? आप कहोगे सर PS बराबर आ जाएगा P नॉट ए माइनस का P नॉट ए इंटू चाहिए भी। हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करें? एक काम करते हैं, कुछ करें क्या? ये माइनस वाला है, इसको इधर भेज देते हैं। तो P नॉट ए चाहिए भी बराबर P नॉट ए, और PS को उधर भेज देते हैं। PS इधर चला गया, ठीक, चला गया ना PS। अब आओ जरा, ये P नॉट ए माइनस का PS क्या है? अभी पढ़ा था, ये देखो क्या है? वाष्प दाब का अवनमन है।
तो आपेक्षिक अवनमन क्या होता है ये कर लेते हैं। आपेक्षिक के लिए क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो नीचे, तो क्या आ जाएगा सर, चाई बी बराबर आ जाएगा पी नॉट ए माइनस का पी एस अपॉन में पी नॉट ए, ये आ जाएगा। देखो और बताओ, आ जाएगा, सही बोला है। 1 माइनस का चाई बी कैसे रखा दिखा दूं, मेंशन कर दूं ब्रैकेट में, आओ यहां मेंशन कर देता हूं। चाहिए सॉरी चाहिए प्लस का चाई बी बराबर 1, यहां से लिया है मैंने। चाहिए प्लस चाई बी बराबर 1 होता है, तो चाहिए बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा, चाहिए हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस का चाई बी हो जाएगा। चाहो तो यहां देख के दिखा देता हूं, यहां वाले में रखा चाहिए प्लस का चाई बी बराबर 1, तो नीचे वाले में क्या पुटअप किया, चाई बी बराबर सॉरी चाहिए की जगह रखना, चाहिए बराबर 1 माइनस का चाई बी, ये पुटअप किया है मैंने। ऊपर वाले में चाहिए प्लस का चाहिए बराबर 1 ऐसा होता है, तो ऐसा होता है तो मैंने क्या रख दिया, चाहिए की जगह पर 1 माइनस का चाहिए बी, ये देखो रखा है, चाहिए की जगह पर क्या रख दिया, 1 माइनस का चाहिए बी रख दिया, वही वैल्यू मैंने पुटअप कर दी, ये निकल के आ गया। तो इसे कहते क्या है, ये जो निकल के आया इसे क्या कहते हैं अभी बताते हैं, मगर पहले ये समझ लो इसे क्या कहते हैं। ये जो बना है, ये जो बना है ये वाला, इस वाले प्रोडक्ट को क्या कहते हैं। और ये चाहिए भी तो पता चल रहा है कि विलेय का मूल प्रभाज है, इसको क्या कहते हैं, इससे जरा समझो। लिखा है पी नॉट ए माइनस का पी एस, ये क्या है, आप कहोगे सर ये है हमारा वाष्प दाब का अवनमन। अच्छा, पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अच्छा, इसी बात को डिफिनीशन में लिखते हैं, मेंशन करते हैं, देखते क्या आया, क्या लिखेंगे, शुद्ध ऐसे लिख देंगे, ऐसे डॉट करके लिख दो, ऐसे मेंशन करके लिखते हैं, शुद्ध या वाष्प दाब, क्या लिख रहा हूं, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, बहुत आराम से मेंशन करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देख लो ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब का अवनमन, तो मैंने कहा विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, पी नॉट ए का मतलब शुद्ध विलायक के, तो आपने कहा अवनमन एवं शुद्ध विलायक के, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात विलायक के अनुपात, क्या कह रहा हूं, अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, लिख दो ऐसे, कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, 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 कहलाता है। बहुत सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, जहाँ समझ सकता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं कैसा खींच रहा है ना थोड़ा सा माइंड, यहाँ से तो कैसा खिंचाव हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, बाकी कोई हाँ। क्या लिखा है मैंने, पीछे से लिखा है विलायक के वाष्प दाब का अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, इसका इस लाइन का मतलब क्या होता है, अनुपात या बटा बोल सकते हो। मैंने कहा विलायक के वाष्प दाब का अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब कोई पूछ ले वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हुआ किसका, तो भैया सर ये क्या है, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, और ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो दोनों विलायक के ही हैं। अगर दोनों विलायक के ही हैं तो हम बोलेंगे विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ही होता है, विलेय का नहीं होता। तो आपने कहा सर ये जो हुआ है ना, ये जो बना है ना, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है उसे ही कहते हैं विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और ये क्या होता है, लिख देता हूं क्या होता है, ये यहां फार्मूला लिख दो, क्या होता है, पी नॉट ए, कलर से लिख दो, क्या होता है, पी नॉट ए माइनस का पी एस अपॉन में पी नॉट ए, क्या होता है, पी नॉट ए माइनस का पी एस अपॉन में पी नॉट ए, ठीक। और ये क्या है, ये जो बना है ये क्या है, ये इस फार्मूले को क्या कहते हैं, इस फार्मूले के बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं, जरूरी है इस फार्मूले के बारे में लिखना। अच्छा इस फार्मूले के बारे में क्या लिखोगे, जरा इसकी डिफिनेशन जरा कोई बता दे, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये आगे लिखता हूँ ना, आगे लिखे, चलो आओ आगे लिखते हैं। इसको समीकरण कुछ मान ले, समीकरण कुछ मान ले, आपको सर समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से परिभाषा लिख रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, परिभाषा लिख रहा हूं। समीकरण 1 से क्या लिख रहा हूं, ये पूरा क्या हो गया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभाज। बहुत ध्यान समझो, आराम आराम। ये पूरा क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए क्या है, आप कहोगे सर क्या है, बोलो ना, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो प्यारे बच्चों, बोलो ना क्या है ये। सर ये है विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये ऊपर वाला क्या है, पी नॉट ए माइनस का पी एस क्या है, आप कहोगे ये है वाष्प दाब का अवनमन। मगर ये पूरा क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए क्या है, ये है पूरा का पूरा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और ये अनुषंग गुणधर्म होता है, ना कि देखो सर ये अनुषंग गुणधर्म नहीं होता, ये पूरा का पूरा होता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये पूरा का पूरा होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो मोल प्रभाज के बराबर है। तो आप कहोगे क्या कहोगे, क्या कहोगे, विलायक के विलायक के विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। इसे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी रावेल का नियम कहते हैं। रावेल को राउल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखना, कई कई बुक में आपको राउल्ट मिलेगा। रावेल का नियम कहते हैं, रावेल का नियम कहते हैं। बोलो अब क्या दिक्कत, तो दोबारा फार्मूला मेंशन कर लेना, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर चाई भी होता है। अब क्या दिक्कत है, अब कोई दिक्कत है क्या, प्रूफ समझा दिया इसलिए कि कहां से आया, कोई जबरदस्ती नहीं है। हमने पीछे सीखा है कि अगर कोई ठोस मिलाओ या आवासशील विलेय मिलाओ, और कल भी सवाल भी किया था, तो जो पीएस होता है वो पीए के बराबर ही होता है, क्योंकि पी जो पीबी होता है, ये देखो क्या लिखा है, पीबी तो लिखा है, पीबी का मतलब पी नॉट भी चाई भी, ये जो होता है पीबी जो होता है वो जीरो हो जाता है, इसलिए जीरो हो गया। तो बाकी क्या ये बचा, ये बचा तो मैंने लिख लिया। हम जानते हैं चाहिए प्लस का चाहिए बराबर 1 होता है, तो चाहिए बराबर 1 माइनस का चाहिए भी होता है, तो मैंने जहां चाहिए लिखा था वहां 1 माइनस का चाहिए भी रख दिया, मल्टीप्लाई मारा। भैया क्या किया, ये माइनस का था तो इधर इधर बुला लिया, प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो इधर भेज दिया, माइनस का हो गया। तो मैंने कहा पी नॉट ए इंटू चाई भी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू चाई भी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए, और ये उधर जाएगा माइनस का पी एस हो जाएगा, पी नॉट ए को भी नीचे भेज दिया, तो चाई भी बराबर क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो जो आया है ना सर पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये क्या है, तो आपने कहा सर ये ऊपर वाला क्या है, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन एवं शुद्ध विलायक, जो पी नॉट ए का मतलब शुद्ध विलायक, और नॉट का मतलब शुद्ध, ए का मतलब विलायक, पी का मतलब वाष्प दाब, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब बटे का मतलब अनुपात, वाष्प दाब के अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये बात हम लोगों ने यहां चर्चा कर ली, यहां चर्चा कर ली। फिर कहा कि ये सब समीकरण जो एक बना है, ये समीकरण नंबर 1 क्या है, तो आपने कहा विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये जो लिखा है आपने विलायक के वाष्प दाब का ये जो आपेक्षिक अवनमन लिखा है, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, और आपने कहा विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, इसे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी रावल का नियम कहते हैं। तो रावल का नियम 2 प्रकार से आ जाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन संबंधी रावल का नियम क्या है, तो 2 प्रकार से आता है, तो आप 2 प्रकार से उसे मेंशन करोगे। ये पहला प्रकार है और दूसरा प्रकार है जो पीछे आपने पढ़ाया था, ठीक है, मैंने पीछे जो पढ़ाया था, तो पहला ये आता है प्रूफ करने के लिए, पूरा विस्तृत रूप से समझाइए। तो आपको पहले क्या लिखना है, ये समझे, क्लियर। तो फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे और बात करेंगे अगले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। चाहो तो एक बात और कर लेते हैं आपसे, थोड़ा ये कुछ पॉइंट है चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। ये आता है रावल के नियम की सीमाएं क्या है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन संबंधी रावल का नियम किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, केवल ये लिख देना, विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, हो गया, पी नॉट ए माइनस का पी एस अपॉन में पी नॉट ए बराबर चाई भी, हो गया, खत्म।
क्लियर, आ गया। फिर लिखोगे रावल के नियम की सीमाएं। पहला सीमा क्या है, यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर ही लागू होता है, मतलब जो विलयन बहुत तनु होते हैं, बहुत ही तनु होते हैं, केवल उन्हीं पर लागू होता है। दूसरा, यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है, जो विलयन केवल आदर्श विलयन होते हैं उन्हीं पर लागू होगा, अनादर्श विलयनों पर लागू नहीं होगा प्यारे बच्चों। तीसरा पॉइंट, ताप स्थिर होना चाहिए, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, वो टेम्परेचर बदलेगा तो फिर आपका प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है वो भी प्रभावित होगा, तो वेपर प्रेशर प्रभावित ना होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या कहा कि सर टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। फिर अगला बात, यह नियम वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता देख लो, मैंने कहा कोई ए भी वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य है, जलीय विलयन मैंने आपका इसका ले लिया, तो जब इसका आप वैद्युत अपघटन कराओगे तो पॉजिटिव आयन बनेगा और नेगेटिव आयन बनेगा, तो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, टूट गए ये, और मैंने कहा था ये टूटने नहीं चाहिए, मगर टूट गए तो अणु ज्यादा बन गए, ज्यादा नहीं बनने चाहिए। देखो अगली प्रॉपर्टी ये लिखी है, यह नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता जो संगुणित होते, संगुणित मतलब जो जुड़ जाते हैं उन पर भी लागू नहीं होता, ऐसे ऐसे विलयन जिसमें अणु अणु आपस में जुड़ जाते हो उन पर भी लागू नहीं होता, और ऐसा विलयन जिसमें अणु अणु टूट जाते हो उन पर भी लागू नहीं होता। इसलिए मैंने कहा यह नियम वैद्युत अपघट्यों के लिए लागू नहीं होता, लाइक एच। ये नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता जो संगुणित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा 2a मैंने ले लिया, a के 2 ले लिए, अब ये संगुणित हो गए, ये संगुणित हो गए, A2 बना लिया, तो अकेला था मगर A2 बना लिया, अणु बना लिया, मतलब परमाणु से अणु बना लिया, ये उनके लिए भी लागू नहीं होता, और ये अणु से आयन बना ले या अणु से परमाणु बना ले उनके लिए भी लागू नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इन सभी पर लागू नहीं होता है। ओके, कोई चर्चा, कोई बात, कोई रह गई हो, सीमाएं आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, और अगली क्लास में जो मुलाकात करेंगे वो होगा इसके थोड़े से कुछ 1-2 न्यूमेरिकल की बात करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 न्यूमेरिकल की बात, पीछे बहुत सारे न्यूमेरिकल लिए हैं, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे इसके, 2-3 न्यूमेरिकल भी करेंगे, मास पदार्थ के अपेक्षिक अवनमन और चाइबी वाले। फिर आगे हम बढ़ जाएंगे और पढ़ाएंगे आपको क्या, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगले लेक्चर में बात करेंगे इन सब बातों की, तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा, लेक्चर एक बार रिपीट करते रहिएगा। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड।